हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कुछ सवालों को। वो आप सबने सवाल करके देखे होंगे, आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि जो हमने टॉपिक पढ़ रखे हैं उनसे संबंधित सवाल करवा रहा हूँ। तो ये 2 वीडियो के अंदर आपको सवाल मिलेंगे। पिछली वीडियो में आपको 5 सवाल करवाए गए थे, सबने करके देखे होंगे। वैसे कुछ 2 सवाल और मैं लेके आया हूँ जो आपको शायद अब समझ और आ जाएंगे, जिनको नहीं समझ आए हैं। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले उसको देख लीजिए, फिर आपको ये सवाल और अच्छे से समझ आ जाएंगे। सवाल क्या है? निम्न में से अणुओं की संख्या किस में अधिकतम होगी? निम्न क्या है? एक तो है 10 ग्राम H2O, एक है 10 ग्राम CO2। इन दोनों में हमने बताना है कि किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो इस सवाल करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या निकालने है? मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर ही अणु निकाल पाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? जल का अणुभार, वो आप सबके याद हो गया होगा अब तक, कितना होता है? 18। ठीक है। अब जल के मोल, तो मोल कैसे निकालेंगे? भार 10/18। तो इससे क्या आ जाएगी? मोलों की संख्या आ जाएगी। तो मोलों की संख्या निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 18 का भाग 10 में जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, 100 हो जाएगा। 18 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 से कर दें तो 90 हो जाता है। तो 18 जी के क्या हो जाएगा? 90। फिर 100 बचना है, तो 0.66 इसमें क्या आ गए? मोल आ गए। उसके बाद 10 ग्राम CO2, तो हम क्या निकालेंगे? CO2 का अणुभार। CO2 का अणुभार निकालोगे तो क्या आएगा जी? 12 और 32 कितना हो गया? 44 यूनिफाइड। अब हम क्या निकालेंगे? CO2 के मोल निकालेंगे। CO2 के मोल कैसे निकालेंगे? वही सूत्र है, भार कितना दे रखा है? 10, अणुभार कितना है? 44। तो 44 का इसमें भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 44 10 में नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना हो गया? 100 हो गया। तो 44 का कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा। कितने बचे? 12 में 120, तो कहाँ तक चला जाएगा? ये 3 तक चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फिर 2 तक जाएगा। इतना ही है, चेक कर लीजिए। 44 का 10 में जा नहीं सकता, पॉइंट लगाया हमने, 100 हो गया। 100 में देंगे तो 44 को 2 से गुना करें, 88। 12 बचे, फिर 0 लगाया, 120। फिर 2 तक ही जाएगा, 3 तक तो जाएगा नहीं। तो कितना आ गई? 0.22 मोल। अब हमने देखना है कि जल के अंदर अणुओं की संख्या कितनी है, क्योंकि अधिकतम पूछिए आपसे। तो जल में अणुओं की संख्या, तो हम जानते हैं कि 1 मोल में कितनी होती है? 6.023 गुणा 10 की पावर 23। यहाँ कितने हैं? 0.66 गुणा 6.023 गुणा 10 की पावर 23। फिर हम किसमें निकालेंगे? CO2 के अणुओं की संख्या। तो CO2 की अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? 0.22 गुणा 6.023 गुणा 10 की पावर 23। तो इनको आप क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता लग जाएगा किस में अणुओं की संख्या ज़्यादा है। तो किस में ज़्यादा होगी? मोल किस में ज़्यादा है? इसके अंदर ज़्यादा है ना, जल में। तो जल के अंदर अणुओं की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसको आप क्या कर लोगे? कैलकुलेट कर लोगे। आगे बात समझ? सिंपल है, बहुत सवाल हो गए, अब तो आगे होंगे समझ सबके। अगला सवाल ये थोड़ा डिफरेंट है। निम्न के मोलो द्रव्यमान की गणना कीजिए। पहला HNO3, तो कैसे करते हैं? बार बार कर रहे हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 या 48। तो सम कर लो, 8 4 12 और 1 13, 4 और 1 5,
63 यूनिफाइड। बी C12 H22 O11, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12 कार्बन का 12 ही होता है, प्लस हाइड्रोजन 1 गुणा 22, ऑक्सीजन 11 गुणा 16, सम करेंगे तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 144 प्लस 22 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 176। जोड़ कर दो, इसका सम करो, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 7 और 1 8, 8 और 2 9, 9 और 8 और 2 10, 10 और 4 14, 1 और 2 1 3, 342 यूनिफाइड। आगे का समझ। एक बचा AgNO3, तो AgNO3 का निकालोगे तो Ag का लिखाया था आपको, कितना होता है? 108, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 16 दिया 48, तो जोड़ दो 48 और 14 कितने हो गए? 48 और 14 कितने हो जाएंगे? 62, 62 और 8 70, तो कितना हो गया? 170 यूनिफाइड। नोट कर लीजिए दोनों सवाल। आगे आपके सामने एक सवाल है कि कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण करने पर उसमें कार्बन 70.57%, हाइड्रोजन 5.93%, ऑक्सीजन 3.50% प्राप्त हुई। यदि यौगिक का अणु भार 136 हो तो मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको ये पहले भी सवाल करवाए जा चुके हैं, जिन्होंने वो सवाल पढ़े थे, करके देखे थे, उनको समझ आगे होंगे। आपको एक बार फिर करवा रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि ये टॉपिक ही हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब आपको और समझ आ जाएगा, जिनको नहीं समझ आया, कोई दिक्कत रही होगी, जो भी आपके मन में कोई डाउट रहा होगा, तो इस सवाल के अंदर उसको दूर कर लीजिए कि क्या क्या स्टेप इसके अंदर होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? माना जो कार्बनिक यौगिक है वो कितना है? माना कार्बनिक यौगिक 100 ग्राम है। कार्बनिक यौगिक यदि 100 ग्राम है तो हमें इससे पता लग जाएगा इसमें कार्बन की मात्रा या कार्बन का द्रव्यमान कितना आ गया भार के रूप से? 70.57% है, तो 70.57 क्या आ गया? ग्राम आ गया। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना आ गया? 5.93 ग्राम। फिर बची ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आ गया? 23.50 ग्राम। तो ये हमारे पास द्रव्यमान आ गए, इनके पहला स्टेप पूरा होता है। अब आपने क्या करना होता है? इनके मोलों की संख्या कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो अब हम करते हैं मोलों की संख्या। तो सबसे पहले कार्बन के मोल। अब सूत्र आपको बहुत बार बता दिया, याद हो गया होगा सबके। बाहर
70.57 बटा 12। 12 का भाग दे दो, कितना आएगा? 12 पंजे 60 पॉइंट, कितना बचा? 10, 105, 12 आठे 96, कितना बचा? 9, 7, तो फिर 12 सते 84, इतना आ जाएगा लगभग। उसके बाद हाइड्रोजन के मोल, तो हाइड्रोजन का भार कितना है? 5.93 है, तो 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5.93 ही आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का द्रव्यमान दे रखा है, तो ऑक्सीजन के मोल निकालने अपने को, कितने आ जाएंगे? भार कितने है? 23.50 है। परमाणु भार कितना था इसका? 16, तो 16 का भाग देंगे 1 तक ही जाएगा। उसके बाद कितने बचे? 16, 23 में से निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 7, ये हो गया 75, तो 16 चौके 64, कितने बचे? 9, 90 हो गया। उसके बाद 16 पंजे 80, इतने मोल आ गए। तो लगभग हमारे पास ये इतने मोल आ गए हैं। पॉइंटों के बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी मोलों के अंदर। अगला हमारा काम क्या होता है? सरल अनुपात निकालना। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं? सरल अनुपात। सरल अनुपात, सरल अनुपात में क्या होता है? जो सबसे छोटा नंबर है उसका तीनों में भाग देते हैं। तो 1.45 सबसे छोटा नंबर है, तो इसका हम इसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो सबसे पहले कार्बन के लिए कितना आएगा? 5.87 बटा 1.45। उसके बाद हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो 5.93 बटा 1.45। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा? 1.45 बटा 1.45। तो इसको आप क्या कर लोगे? कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? सरल अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सरल अनुपात आ जाएगा। जो सरल अनुपात आएगा वो हमने क्या लिखना है? पूर्ण अंक रखना है। क्या रखना है? पूर्ण अंक। जैसे इसका क्या आएगा? 1। अब 1.45 का 5 में दोगे तो कितना आना चाहिए? लगभग कितना आना चाहिए? 1.5 का आप 6 में भाग दे रहे हो। 1.5 का लगभग आप 6 में भाग दे रहे हो, तो कितना आएगा? 15 चौके 60, 4। इसका भी लगभग कितना आएगा? 4, लगभग इतना ही आएगा। तो हमारे पास कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन कितना आ गया? 4:4:1। तो हमारे पास मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया? मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया? C4H4O आ गया। अब हम n का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो n का मान कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? n बराबर अणुभार जो आपको दे रखा है बटा में मूलानुपाती सूत्रभार। अणुभार कितना दे रखा आपको? 136। इसका आप निकाल लीजिए। 12 चौके 48, 48 और 4 हाइड्रोजन के 48 और 4 कितना हो गया? 52 हो गया। 52 और 16 कितना हो जाएगा? प्लस कीजिए 52 और 16 68। तो 136 बटा कितना आ गया? 68। कितने पे कट जाएगा ये? 2 पे। तो n बराबर कितना आ गया? 2। तो अब हम इसका अनुसूत्र लिख देंगे। अनुसूत्र कैसे लिखेंगे? 2 का मान रख देंगे तो C4H4O, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? C8H8O2। क्या आ गया? अणुसूत्र आ गया। तो पहला स्टेप होता है आपने मान लेना कार्बन की होगी कितने? 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो प्रत्येक आप क्या निकाल लोगे? द्रव्यमान निकाल लोगे। जब आप द्रव्यमान निकाल लोगे तो फिर मोलों की संख्या आ जाएगी। मोलों की संख्या निकाल के आप क्या निकाल लोगे? सरल अनुपात निकाल लोगे। और सरल अनुपात निकालने के बाद इसका क्या लिख लोगे? मूलानुपाती सूत्र लिख लोगे। और मूलानुपाती सूत्र से आप n का मान निकाल लोगे अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार से, तो क्या आ जाएगा? अनुसूत्र आ जाएगा।
ये थे आपके सवाल जो आपको 2 वीडियो के अंदर बताए गए और उससे पहले आपको ये टॉपिक पढ़ाए गए थे, चाहे अम्लानुपाती सूत्र है, चाहे आणविक सूत्र है, चाहे परमाणु द्रव्यमान है, चाहे प्रति संगठन है, चाहे मोल है। ये आपको 5 टॉपिक पहले पढ़ाए जा चुके हैं जिसके ऊपर आपको सवाल दिए थे। शायद आपको समझ आ गए होंगे, 2-2 सवाल सब टॉपिकों के ऊपर हो गए हैं। तो ये आपके कुल सवाल थे जो आपको 2 वीडियो के अंदर बता दिए गए हैं। फिर भी किसी को नहीं समझ आया तो आप फ़ोन कर सकते हो, डाउट ऑप्शन में जाके भी मेरे से पूछ सकते हो, परंतु आपको समझ आना ज़रूरी है। पहले समझिए, करके देखिए अपने आप। पहले ये सवाल जैसे कर लिया, फिर इसको खुद अपने आप करके देखिए, तो आप इसके आंसर तक पहुंच जाओगे, आपको समझ भी आ जाएगा। तो ये सवाल आप एक बार नोट कर लीजिए। तो ये सवाल सबने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद आराम से आप बाद में भी लिख सकते हो। तो आपको सारे सवाल करवा दिए गए हैं, आपको समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक लेके आएंगे अब, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जो सांद्रता की इकाइयाँ होती हैं, सांद्रता को कैलकुलेट करने की जो इकाइयाँ हैं उसको पढ़ाया जाएगा। आपका लगभग जो पहला चैप्टर है वो लगभग पूर्ण होने वाला है, तो आप इसके साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। आपको सारे टॉपिक बाय एग्जाम्पल करवाए जा रहे हैं, तो आपको समझ आ रहे होंगे। फिर भी किसी को नहीं समझ आ रहा है तो आपके पास फ़ोन नंबर है, उस पर भी कॉल कर सकते हो, नहीं तो स्कूल लॉग ऐप पर एक डाउट ऑप्शन है, उसमें अपना क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हो। क्योंकि कक्षा 11 से कोई भी सवाल नहीं आ रहा, कक्षा 12 वाले तो पूछते हैं, परंतु कक्षा 11 से कोई भी सवाल नहीं पूछा जा रहा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आगे जो भी वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको जो भी चीज़ नहीं समझ आती है पूछने का प्रयास करोगे। ये आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है चैप्टर, जो आपको सीखने के लिए है, तो इसको अच्छे से सीखिए, पढ़िए। तो आप सभी को गुड लक, धन्यवाद।